हेलो दोस्तों, नमस्कार। देव्यम आईएएस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 7 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यू एडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। दोस्तों, आज हम हिंदू के 3 एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा नो कॉम्प्रोमाइज। इसके बाद हम देखेंगे ट्रायल बाय फायर एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस इंडिया 7% प्लस एनुअल ग्रोथ एंड द रियलिटीज। चलिए वन बाय वन तीनों ही आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला आर्टिकल है वो है नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, जो भी हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कोई भी शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता की स्थिति में उसको कमेंट बॉक्स में उल्लेखित करना न भूलिएगा, जिससे भविष्य में उसको सुधारने का प्रयास अवश्य होगा। एयर सेफ्टी इज पैरामाउंट एंड द पॉलिटिशियंस शुड नॉट बी अलाउड टू प्रेशर एटीसी ऑफिशियल। हवाई सुरक्षा सर्वोपरि और राजनेताओं को एटीसी अधिकारियों पर दबाव डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बेसिकली ये जो पूरा मामला है अभी कुछ समय पहले देवघर एयरपोर्ट का है, जहां पर वर्तमान जो रूलिंग पार्टी है उसके मिनिस्ट्री ऑफ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे जी, इन पर आरोप लगा है कि ये जबरदस्ती फोर्सफुली इन्होंने क्लियरेंस लिया एटीसी अधिकारियों पर दबाव डाल के अपनी फ्लाइट के लिए। अब बात ये आ रही है जिसके खिलाफ जो झारखंड पुलिस है उसने एक एफआईआर भी कर दिया है दोनों एमपी के खिलाफ में, और कई धाराएं लगी हैं आईपीसी के तहत में, जिसमें कि इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ये भी अप्लाई हुआ है। इसके आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। निशिकांत दुबे जी ने भी एक काउंटर एफआईआर कर दिया है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ झारखंड पुलिस, अब जिस पे कई सारे सीरियस आरोप इन्होंने भी अपनी तरफ से लगाए हैं। बहरहाल मामला क्या है, निष्पक्ष जांच किस तरफ जाएगी, निष्पक्ष जांच होती है नहीं होती, ये सब आगे देखने को मिलेगा। बहरहाल जो पूरा मामला है वो है कि जो एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो ऑफिस होता है, ये इस पे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इसकी एंट्री पर टोटल वो प्रोहिबिशन होता है, रोक लगी होती है, और यदि ऐसा कोई भी करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होती है और दंड का भी प्रावधान है। देवघर एयरपोर्ट की बात करें तो ये आज भी एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन के हिसाब से देखें तो विजुअल फ्लाइट रूल्स इसके तहत में आता है। अर्थात विजुअल फ्लाइट रूल का मतलब क्या होता है, जो दिन की जो रोशनी है उसके अंतर्गत ही यहाँ पर जो फ्लाइट है वो की जाएगी। इसमें यह रूल है कि जो सूर्यास्त है उसके 20 मिनट बाद और जो सूर्योदय है उसके 20 मिनट पहले कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। बेसिकली कई सारे इसमें रीजन भी है, चूंकि जो देवघर का ये जो पूरा एरिया है झारखंड में, ये इकोलॉजिकल सेफ्टी, इकोलॉजिकल तौर पर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर एक काफ़ी हाईली जो बर्ड रिच स्पॉट है वो भी देखा जाता है। तो जो पक्षी होते हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद वहाँ पर जो फ्लाइट है वो ना हो। और दूसरे ये भी रीज़न है कि चूँकि इमरजेंसी कंडीशन में यदि ऐसा कुछ होता है तो क्लियरेंस उसको आसानी से मिल सके। दूसरे जगह की जो भी फ्लाइट होती हैं तो वो इनका जो एयर वेज होता है, एयर ट्रैफिक होता है, उसके भी इस्तेमाल के लिए भी इनको खाली किया जा सके। इसके लिहाज से भी यहाँ पर जो सूर्यास्त और सूर्योदय के बाद जो फ्लाइट है उस पर रोक लगी है। बावजूद इसके दोनों पार्लियामेंट्री और अन्य कुछ लोगों पर यह आरोप है, इन्होंने अपने रुबाब का गलत इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्ती एटीसी के ऑफिस में दाखिल होते हैं, फोर्सफुली क्लियरेंस ये लेते हैं, दबाव डालकर जो भी ऑफिशियल होते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल के उनके ऊपर। सबसे एक सोचने वाली बात यह भी है कि इनमें से एक एमपी स्वयं में मेंबर है, किस चीज का, एक कमेटी बनी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, उसके खुद भी ये मेंबर रहे हैं। अब आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई होती है उसमें कितनी पारदर्शिता रखी जाती है, राजनीति को हटाकर क्या जो भी पारदर्शिता तरीके से जो कार्रवाई सुनिश्चित है मामले की तह में, और यदि दोनों लोग वास्तविक में दोषी पाए जाते हैं तो क्या
जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ जो सिविल एविएशन होती है वो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि बात यहाँ पर है हवाई सुरक्षा जो कि सदैव से सर्वोपरि है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी मंत्री अथवा कोई भी इन्फ्लुएंशियल जो पर्सनालिटी होती है वो अपने हिसाब से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए उनको खुली छूट मिल जाए। दोस्तों, अब जो दूसरे आर्टिकल आज डिस्कस करेंगे वो है ट्रायल बाय फायर, आग से परीक्षण। लिज ट्रूस will have to deliver results quickly as the UK faces crisis on different front। लिज ट्रूस को जल्दी से परिणाम देने होंगे क्योंकि ब्रिटेन विभिन्न मोर्चों पर संकट का सामना कर रहा है। अभी हाल में जो यूके में नए प्रधानमंत्री का चयन हो चुका है, दो लोगों के बीच में कड़ी टक्कर थी, एक लिज ट्रूस और दूसरे ऋषि सुनाक, भारतीय मूल के ये हैं। हालांकि अंतिम दौर में जाकर लिज ट्रूस को बढ़त हासिल हो जाती है और ये ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री होंगी। अभी चूंकि कई सारे संकट का दौर है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी बात करें, लिज ट्रूस की बात करते हैं तो ये इससे पहले फॉरेन सेक्रेटरी ब्रिटेन की थी। अब चूंकि बोरिस जॉनसन सरकार में कुछ घोटाले की वजह से जिसका उजागर और जिसके खिलाफ इन्होंने भी, ऋषि सुनाक ने भी मुहिम चलाई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, पूरी सरकार गिर जाती है। और एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जो बोरिस जॉनसन है उन्होंने भी इस बात को कहा था कि मैं किसी को भी सपोर्ट करूंगा, प्रधानमंत्री पद पे वो कोई भी आ सकता है बट नॉट ऋषि सुनाक, इनको छोड़ के मैं इनको बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। ये बोरिस जॉनसन का पर्सनल स्टेटमेंट था। बहरहाल, चूंकि लिज ट्रूस अब फॉर्मल तौर पर ये चुनाव में जो भी उनकी वोटिंग थी, इनकी दावेदारी पर मुहर लग चुकी है। अब ये अगले प्रधानमंत्री के रूप में इनका चयन हो चुका है। हालांकि जो अंतिम दौर का चुनाव होता है वहां पर अभी तक 2 दशक में अगर देखा जाए तो दोनों प्रतिद्वंदी के बीच में जो वोटों का अंतर रहता है वो सबसे ज्यादा कम है। ऐसे में अब आगे चूंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस समय बहुत सारे संकट देखने को मिल रहे हैं, चूंकि ऑलरेडी जो ब्रिटेन है और बहुत जो दूसरे वेस्टर्न कंट्री हैं वहां पर रिसेशन के संकट, रिसेशन के बादल भी मंडरा रहे हैं। इसके अलावा लगातार जो फ्यूल प्राइस है वो बढ़ रही है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर सब पे इम्पैक्ट कर रहा है। और अब आने वाले समय में जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आएंगी वैसे वैसे फ्यूल पर डिपेंडेंसी, फ्यूल की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेंगी। अब देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा इन सारे मोर्चों पर लिज ट्रूस किस तरीके से इनको डील करती हैं। चूँकि कुछ इनके प्लान भी इन्होंने अपने डिस्क्लोज कर रखे हैं, जिसमें एक प्लान था कि लगभग 30 बिलियन ये पाउंड को जो टैक्स कट है उसको ये लाएंगी। साथ में जो नेशनल इंश्योरेंस है उसमें जो काफ़ी तेज़ी से जो इजाफा हो रहा है उसको रिवर्स करने का प्रयास होगा। इसके अलावा जो एनर्जी बिल है उस पर एक ग्रीन लिवाई भी लगेगा, थोड़ा सा टैक्स कलेक्शन बढ़े। इस सब के बाद में जो कॉरपोरेशन टैक्स होता है उस पे जो लगातार जो उस पर बढ़ोतरी हो रही है उस पर भी धीमे धीमे कुछ उसमें कमी करने का भी प्रयास ये करेंगे। अब इन सब के बाद सबसे बड़ी इनके सामने जो चुनौती है वो जो लोगों का जो लगातार वहाँ पे इन्फ्लेशन की स्थिति जो बढ़ रही है ब्रिटेन में, उससे जो आम लोग हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से उससे निजात दिलाने में ये कारगर सिद्ध होंगी ये आने वाला समय बताएगा। इन सब के अलावा जो एनर्जी क्राइसिस है जिससे पूरा यूरोप ही गुजर रहा है उससे किस तरीके से ये टैकल करेंगी। और इन सब के अलावा जो इकॉनमी ऑफ यूनाइटेड किंगडम है, अभी हाल में ही जो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड हुआ करती थी, ये पोजीशन भी यूके ने भी खो दिया है और भारत ने यूके से उसकी ये पोजीशन पर अब वर्तमान में भारत काबिज हो चुका है। अब देखना ये सारा दिलचस्प होगा कि इन सारे मोर्चों को ये किस तरीके से डील करेंगी। और इन सब के अलावा चूंकि मोर्चे भी बहुत सारे हैं, संकट की स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं और इनके पास वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जो भी करना है इनको शीघ्र अतिशीघ्र सारे जितने भी मुद्दे हैं सारे पक्षों पर उचित और सकारात्मक परिणाम देने होंगे। और जो भी इनकी दावेदारी है वो इस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करेगी कि ये विभिन्न मोर्चों को किस तरीके से डील करती हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल की अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया 7% एनुअल ग्रोथ एंड द रियलिटीज। बेसिकली इस आर्टिकल को लिखा गया है DK श्रीवास्तव जी और C रंगराजन द्वारा। C रंगराजन जी जो भूतपूर्व RBI गवर्नर भी रह चुके हैं, साथ में प्रधानमंत्री इकोनॉमिक जो एडवाइजरी काउंसिल होता है उसके भी मेंबर ये रह चुके हैं। ऐसे में ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि काफ़ी टेक्निकल आर्टिकल लिखा हुआ है, बहुत सारे डेटा इसमें दिए गए हैं, बट सरल भाषा में इसके क्रक्स को समझाने का प्रयास जरूर रहेगा। भारत 7% से अधिक वार्षिक वृद्धि और वास्तविकताएं। Given the desire to achieve developed country status in the next 25 years, the required rate is in the range of 8% to 9%. अगले 25 वर्षों में विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने की इच्छा को देखते हुए आवश्यक दर 8% से 9% की सीमा में है। जैसा कि हम सभी को पता है, आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते समय 75वीं आज़ादी के समय लाल किले से प्रधानमंत्री ने उद्घोषणा की कि 2047 तक भारत को हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाके खड़ा करेंगे। अब चूंकि 25 वर्ष ही शेष हैं और 25 वर्ष में यदि भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है, तो ऐसे में जो हमें लगातार जो ग्रो करना होगा भारत को, वो 8% से 9% की GDP लगातार हमको इस रेंज में ग्रोथ करना होगा। अब इसमें कई सारी बातों को डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें अभी रीसेंट जो NSO का डेटा आता है, जो पहली हमारी जो फर्स्ट क्वार्टर का डेटा आता है, जिसमें जो ग्रोथ है NSO द्वारा वो बताया गया है इंडियन GDP का कितना है 13.5%। हालांकि ये काफ़ी बेहतर ग्रोथ है, पर जितना भारत को जो अपना डेवलप्ड नेशन की जो श्रेणी में आना है उससे रिक्वायर्ड जो ग्रोथ होता है उसके हिसाब से, और जो भी आकलन और भारत की जो जिस तरीके से कोविड में जो भी हमारी इकॉनमी में काफ़ी गिरावट हुई थी उसके मुकाबले ये ग्रोथ पर्याप्त नहीं है। इवन RBI ने जो आकलन किया था उसके हिसाब से 16.2% का ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में आना था, जिससे कि जो NSO ने जो आंकड़े जब दिए तो ये 2.7% की कमी दर्ज की गई। हालांकि अभी भी मौका है, आने वाले जो 3 जो क्वार्टर बचे हुए, स्पेशली जो लास्ट के 2 क्वार्टर है, वहाँ पर हम अपनी स्थिति को और बेहतर सुधार के जो ओवरऑल जो रेंज पूरा ईयर का जो होता है हम उसको भी अभी अचीव कर सकते हैं। इन सब के बाद में अब चूंकि जो क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है उससे ये तो ज़रूर इंगित हो रहा है कि अभी भी जो भारत की जो इकॉनमी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से जो नॉर्मल रेट होता है नॉर्मल रेंज पे नहीं लौटी है। हालांकि वैश्विक बहुत सारे कारण भी इसके लिए उत्तरदायी हैं, हमारे घरेलू कारण भी उत्तरदायी हैं। इन सब बातों को आगे डिस्कस किया गया है। इसके अलावा आगे आर्टिकल में ये भी बात किया गया है कि जो 8 जो GVA सेक्टर होते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड सेक्टर होते हैं, उसमें जो पहला जो क्वार्टर परफॉर्मेंस आया है उसमें एवरेज से ज़्यादा है। कुछ क्षेत्रों की विशेष तौर पर बात करें तो जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और जो दूसरे सर्विसेज है वहाँ पर 26.3% का औसत ग्रोथ देखने को मिला। इसके अलावा होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, इसमें भी लगभग 26% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है। कंस्ट्रक्शन की बात करें 16.8, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई में 14.7%। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो 4.5% के हिसाब से क्वार्टर 1 में इन सब का ग्रोथ है, जो कि पिछले अगर हम 9 क्वार्टर से कंपेयर करें तो सब में ग्रोथ ज़्यादा है। अब चूँकि कठिन समय से पूरा विश्व गुजर रहा था, कोरोना का दौर था। हालांकि कोरोना के दौर से गुजरने के बाद ये ग्रोथ और तेज़ हो सकती थी यदि रशिया और यूक्रेन का जो संकट है वो न उत्पन्न होता, तो निश्चित तौर पर भारत काफ़ी तेज़ी से और ग्रोथ करता, हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ता। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, जो एक्सपोर्ट एंड पे भारत का एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ पा रहा है, चूँकि जो वर्ल्ड है उसमें अ टाइप ऑफ रेसेशन इसके बादल मंडरा रहा है, जिससे कि जो डिमांड है वो ऑलरेडी ग्लोबल जो डिमांड है वो काफ़ी मात्रा में घट जा रही है। जो भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड होती थी, इससे हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं हो रहा, और उसके ऑन द अदर हैंड हमारे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं। रुपए भी लगातार डिप्रिशिएट कर रहा है। अब आर्टिकल में आगे ये भी बात कही गई कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम बात करें तो लगभग 7% का ये क्वार्टर 1 में ये ग्रोथ दिखाते हैं, जो कि बेहतर है। हालांकि
कोविड जब नहीं था, प्री कोविड दौर की बात करते हैं, तो ये और तेजी से बढ़ रहे थे। इन सब के अलावा जो रिकवरी है डोमेस्टिक डिमांड में, वो जो प्राइवेट कंजप्शन होता है उससे भी नज़र आ रही है, वो लगातार बढ़ रहा है। इसके बाद अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि जो इम्पोर्ट है वो लगातार, जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट ग्रोथ को जो इंपोर्ट ग्रोथ है वो एक्सीड कर जा रहा है, अर्थात जो इंपोर्ट है वो हमारा बढ़ रहा है, जबकि एक्सपोर्ट को जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए वो उतना नहीं बढ़ पा रहा है। रीज़न अभी हमने जस्ट पहले डिस्कस भी किया हुआ है। इन सब के अलावा आगे ये भी बात कही जा रही है कि भविष्य में भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जो इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ता रहेगा। कुछ क्वार्टर अगले हम बात करें, इन सब के अलावा भारतीय इकोनॉमी की बात करें, वो लगभग 7% के आसपास या इससे ज़्यादा की ग्रोथ 2022-23 में दिखाएगा, बशर्ते जो दूसरे जो क्वार्टर अभी बचे हुए हैं उसमें हम बेहतर प्रदर्शन कर जाएं। इन सब के बाद आगे ये भी बात कही जा रही है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना होगा, जिससे कि जो नेट एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं वो लगातार जो बढ़ता, माफ़ कीजिएगा, जो एक्सपोर्ट हमारा वो घट रहा है इसको, और इंपोर्ट जो हमारा लगातार बढ़ रहा है, इसको काउंटर करने के लिए हमको किसी भी तरीके से जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो और बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात हो, वो चाहे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की बात हो। नेक्स्ट ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि जो टोटल ओवरऑल जो जीएसटी कलेक्शन है वो अच्छा रहा है, 1.549 लाख करोड़ और 1.43 लाख करोड़ जुलाई और अगस्त में रहे हैं। अब इसमें चूंकि इन्फ्लेशन भी, चाहे वो होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, वहाँ पर भी बढ़ा हुआ है। इन सब के बाद में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और जो दूसरे सर्विस में ग्रोथ है लगातार, वो पूरे सेक्टर को ये ड्राइव कर रहे हैं, फ्रंट लीडर हैं। इन सब के अलावा जो गवर्नमेंट लगातार स्पेंडिंग कर रही है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की तरफ से लगातार बढ़ रहे हैं, उनसे भी पूरे ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ सुनिश्चित हो रही है। अभी बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंटर की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर वो 62.5% के दर से ग्रो किया है। पहले 4 महीनों की बात करें, पहले तिमाही की अगर हम बात करते हैं 2022-23 की, अब आवश्यकता ये है कि ये जो मोमेंटम मिल रहा है इसको गवर्नमेंट की तरफ से और ज़्यादा बनाए रखा जाए। और यदि भारत अगले 25 साल में डेवलप्ड कंट्री के रेंज में आना चाहती है तो हमको 8% से 9% की रेंज में अपने जीडीपी को लगातार ग्रो करना होगा। और यदि हम ये ग्रो चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जो इन्वेस्टमेंट है हमारी इकॉनमी में उसको लगातार उसको मेंटेन करना होगा, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आता है एफडीआई की तरफ से आए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और वो लगातार बने रहना चाहिए। इसमें जो कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट है, दोनों ही तरीके से प्राइवेट कैपिटल का इन्फ्यूज़न लगातार हमारी इकॉनमी में बने रहना चाहिए। इन सब के बाद में लास्ट में ये भी बात कही गई है, चूँकि अभी वर्तमान जो दौर है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो फियर ऑफ रिसेशन से गुजर रही हैं, और भारत की जो, अगर हम सक्सेस स्टोरी को लिखना चाहते हैं 2047 तक, इसको डेवलप्ड कंट्री के हम उसके रेंज में लाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर जो डोमेस्टिक, जो हमारे घरेलू इन्वेस्टमेंट है और घरेलू जो उपभोग है, दोनों को ही इंक्रीज बढ़ाना होगा। और जो सेक्टर वाइज ग्रोथ है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी फेवरेबल उसके पॉलिसी होनी है वो सरकार को और जो दूसरे पॉलिसी मेकर हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।